हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि आपको पता ही है कि आपके अपकमिंग सीटेट एग्ज़ाम के लिए हमने यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं और जिसमें हम सीडीपी वाला पोर्शन अभी कवर कर रहे हैं, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही लेवल के लिए रहने वाला है। सीडीपी की ऑलमोस्ट क्लासेस हम कवर कर चुके हैं और लास्ट जो क्लास थी आपकी क्लास नंबर 17 हुई थी और आज आपकी होने जा रही है क्लास नंबर 18। फ्रेंड्स, क्लास का जो टाइमिंग है डेली का 4:45 PM है, लेकिन आज किसी वजह से क्लास टाइम पर नहीं हो पाई है, तो आज की क्लास जो थोड़ी सी लेट हो रही है। कोई बात नहीं, आप जितने भी लोग हैं सब जल्दी से जुड़ जाइए और शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है सिगमंड फ्रॉइड का व्यक्तित्व का सिद्धांत। व्यक्तित्व के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पर्सनैलिटी के बारे में, तो उसी से रिलेटेड ये है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फिर आज की क्लास। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, क्लास नंबर आपकी होने जा रही है 18, सिगमंड फ्रॉइड के व्यक्तित्व के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। फ्रेंड्स, आज हमने कैमरा ऑफ करके रखा हुआ है, काफ़ी थकान हो गई थी तो इसलिए कैमरा ऑफ कर दिया है, लेकिन उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे कि व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फ्रेंड्स, जो पहला वर्ड लिखा है व्यक्तित्व, टाइपिंग में एरर हो गया, व्यक्तित्व कर लेंगे आप उसको, कितनी भी कोशिश कर लेते हैं लेकिन थोड़ी सी टाइपिंग में कभी कभी एरर हो जाती है। तो जो व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने, यानी कि साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी बाय सिगमंड फ्रॉइड, तो सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार जो था यह सिद्धांत 3 उप सिद्धांतों में बटा हुआ है। मतलब 3 उप सिद्धांत पढ़ेंगे, उन्हीं के अंदर ये पूरा चैप्टर आपका, पूरी क्लास हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपकी जो क्लास है सीटेट, ठीक है, यूपी टेट और इसके अलावा झारखंड टेट, एमपी टेट, रीट या फिर DSSB, KVS या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आपकी CDP पूछी जाती है, या फिर TGT होम साइंस यदि आपका CDP सब्जेक्ट है, तो उन सभी में ये हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इसमें जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए हम पहला देख लेते हैं। जो पहला इसका सिद्धांत है, कौन सा दिया हुआ है उप सिद्धांतों में, पहला दिया गया है व्यक्तित्व का कौन सा ज्ञानात्मक सिद्धांत, व्यक्तित्व का ज्ञानात्मक सिद्धांत, डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इसी प्रकार सेकंड आपका दिया गया है व्यक्तित्व का संरचनात्मक सिद्धांत, यानी कि स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। और इसी प्रकार थर्ड नंबर हो जाता है आपका व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत, यानी कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब तीनों को हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला आपका हो जाता है व्यक्तित्व का ज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है, डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी 3 प्रकार की होती हैं? व्यक्ति का जो मन है वो चेतन होता है, कॉन्शियस, यानी कि चेतन अवस्था में, एक्टिव में, या फिर अर्धचेतन होता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सबकॉन्शियस, या फिर होता है अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस। जैसे अनकॉन्शियस का मतलब एक तरह से बेहोश हो जाता है, लेकिन यहाँ इसका जो मतलब है वो है कि हम किसी चीज़ को जब भूल जाते हैं पूरी तरह से, हमें याद नहीं रहती है। तो होता क्या क्या है चेतन में? क्या होता है? वह घटना या सूचना जो हमें हमेशा याद रहती है, एक्टिव, ठीक है, वह सूचना जो हमें हमेशा याद रहती है। अर्धचेतन में क्या होता है? वह घटना या सूचना जो हमें कुछ प्रयासों के बाद याद आ जाती है, याद नहीं है लेकिन हम कोशिश करते हैं याद करने की, तो हमें याद आ जाती है। और इसी प्रकार अचेतन क्या होता है?
इसमें वह घटना या सूचना जो हम पूरी तरह से भूल चुके होते हैं वो इसके अंदर आती है। ठीक है, तो ये क्या था, व्यक्ति की मानसिक क्रिया बताइए कि 3 प्रकार की होती है। और पहला वाला सिद्धांत व्यक्तित्व का डायनेमिक थ्योरी या डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ये है। ठीक है, आगे लेंगे थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर की तरफ। अब देखिए क्या लिखा है इसमें, व्यक्ति का व्यक्तित्व अचेतन से प्रभावित होता है। जो व्यक्ति होता है उसका जो व्यक्तित्व होती है, पर्सनैलिटी, अचेतन से प्रभावित होती है। अचेतन मतलब अनकॉन्शियस, सबसे लास्ट वाला, जिसमें हम सारी चीज़ें भूल चुके होते हैं, क्योंकि यह हमारी मानसिक क्रिया का लगभग 90% है। बिल्कुल सही बात है। अधिकतर आपकी चीज़ें कहाँ स्टोर होती हैं, अचेतन में। अचेतन में मतलब जो चीज़ें आपने याद की थी कभी या आपको कभी याद थी वो आप पूरी तरह से भूल चुके हैं। इसलिए जो पर्सनैलिटी है व्यक्ति की किससे प्रभावित होती है, अचेतन से। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए ये पॉइंट यहाँ ऐड किया गया है। ठीक है, इसी के साथ में आप याद रखेंगे इसको अच्छे से, इसी के साथ में एक क्वेश्चन ऐड किया गया है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ़ की चट्टान के समान है, किस सिद्धांत में कहा गया है, बताइए। कि मानव का जो मस्तिष्क है एक बर्फ़ की चट्टान के समान है, किस सिद्धांत में कही गई ये बात, तो ये कही गई है सिगमंड फ्रॉइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में। उन्होंने क्या कहा था, सिगमंड फ्रॉइड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में, कि जो मानव का मस्तिष्क है वो एक बर्फ़ की चट्टान के समान है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो जाता है आपका पहला वाला व्यक्तित्व का सिद्धांत। अब दूसरा आ जाता है आपका, पहला हमने डायनेमिक थ्योरी पढ़ी थी, ज्ञानात्मक सिद्धांत। दूसरा है स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि संरचनात्मक सिद्धांत, व्यक्तित्व का संरचनात्मक सिद्धांत। फ्रेंड्स आगे वाले पेज पे है, थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लेंगे, थोड़ा ऊपर करेंगे, तो इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है 3 कारकों पर डिपेंड करता है, 3 कारकों से बना होता है। कौन कौन से 3 कारक होते हैं फ्रेंड्स, एक तो होता है इड, जिसे हिंदी में बोलते हैं ईदम और इंग्लिश में बोलते हैं इड। तो ये इड क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो इड क्या होता है, यह चेतन में काम करता है। चेतन मतलब जो चीज़ हमें याद रहती है, एक्टिव फॉर्म में। यह लाभ, सुख, आनंद, लक्ष्य तुरंत प्राप्त करना चाहता है। लाभ इसको तुरंत चाहिए, सुख तुरंत चाहिए, आनंद इसको तुरंत चाहिए, तुरंत प्राप्त करना चाहता है। सुप्त इच्छाएं, इसकी सुप्त इच्छाएं होती हैं, सोई हुई इच्छा। ठीक है, दानव वाली, जैसे दानव के अंदर होती है ना, एक तो होता है मानव यानी कि अच्छा आदमी, एक होता है दानव। तो दानव वाली इच्छाएं होती हैं इसकी, एकदम से सुख चाहिए। और एक स्वार्थी प्रवृत्ति होती है, मतलब अपना ही भला चाहने वाली प्रवृत्ति इन लोगों की होती है, जिनमें ईड पाया जाता है। ठीक है, इसी क्रम में सेकंड आता है आपका अहम, सेकंड कारक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ईगो। अब ईगो क्या होता है, यह वास्तविक जगत में कार्य करता है। ठीक है, रियल लाइफ में कार्य करता है। ईदम, ये लिखा है सोर लिखा गया फ्रेंड्स, इसको और कर लेंगे। ठीक है, इसको और कर लेंगे। ठीक है, ईदम और परा अहम के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। अब आप सोच रहे होंगे ईदम तो हमने पढ़ाया भी ये रहा, तो ये परा अहम कहाँ से आ गया। फ्रेंड्स 3 होते हैं, ईदम, अहम और परा अहम। ये वाला ईदम है, ये वाला अहम है और ये वाला परा अहम है। तो इन दोनों के बीच क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है, संतुलन बनाता है। क्या, ये वाला बीच वाला यानी कि अहम, यही लिखा है, ध्यान से देखिए। ईदम और परा अहम के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। ये लास्ट वाला परा अहम है जो कि हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें बता दिया गया है इसके बारे में पॉइंट। तो क्या करता है, ईदम और परा अहम के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। कौन, अहम। और थर्ड पॉइंट इसके बारे में क्या है, समझौते की राजनीति करता है, समझौता करा देता है। ठीक है, 2 चीज़ों के बीच समझौता कर देता है। समझौता ही तो हुआ है, दोनों के बीच संतुलन बनाना। ठीक है, अब लास्ट वाला कारक पढ़ लेते हैं, जिसको कहते हैं परा अहम या इंग्लिश में सुपर ईगो। ठीक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है, यह चेतन में कार्य करता है, यानी कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला तो चेतन में कार्य करते हैं, और जो बीच वाला है ये वास्तविक जगत में कार्य करता है। ठीक है, और क्या है इसके बारे में, परा अहम के बारे में, समाज, परिवार, देश। समाज, परिवार, देश के लिए बलिदान देने को तैयार। ठीक है, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए बलिदान देने को तैयार होता है। जैसे फौजी आदमी होता है, अपने परिवार के लिए, देश के लिए बलिदान देने को तैयार रहता है। और नैतिकता,
इस तरह के लोगों में क्या होती है, जो जिनमें ये कारक पाया जाता है, नैतिकता का भाव होता है। ठीक है, दूसरों के बारे में भी सोचना, ठीक है, आदर करना, ये सब चीज़ें क्लियर है। चलिए, तो ये सेकंड कारक पढ़ रहे हैं। सेकंड कारक के कुछ पॉइंट्स भी हैं, उनको भी हम ध्यान रखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, नोट करके मैंने लिखा हुआ है, व्यक्ति का व्यक्तित्व मजबूत अहम पर निर्भर करता है। मजबूत अहम क्या हो जाएगा, बीच वाला, यानी कि ईगो। तो व्यक्तित्व का व्यक्तित्व किस पर निर्भर करता है, मजबूत अहम पर। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, व्यक्ति का व्यक्तित्व चिंतन से भी प्रभावित होता है। जो हम थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, उससे भी प्रभावित होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व। ठीक है, और जो चिंतन है 3 प्रकार का होता है। 2 बार लिखा गया फ्रेंड्स, एक बार काट लेंगे। चिंतन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा चिंतन होता है, एक तो होता है वास्तविक चिंतन, ठीक है, रियल। एक होता है तार्किक चिंतन, यानी कि लॉजिकल। और लास्ट वाला क्या होता है, नैतिक चिंतन। नैतिक का मतलब समझते हैं, मोरल। मोरल चिंतन होता है, मोरल सोच जिसकी होगी, एक रीजनिंग सोच जिसकी होगी, बिल्कुल तर्क वितर्क करके, और एक रियल, बिल्कुल वास्तविक जगत में, सपनों में नहीं, वास्तविक में। तो ये चिंतन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बताया गया है, और पी पॉइंट्स हैं 2। चिंतन को दूर करने के लिए अहम को मजबूत बनाना आवश्यक है। यदि हमें किसी प्रकार की चिंता हो रही है तो उसको दूर करना है हमें, तो उसको दूर करने के लिए क्या करना होगा, जो अहम है हमारा ईगो, बीच वाला, उसको मजबूत करना पड़ता है, उसको मजबूत बनाना आवश्यक होता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट लिखा है, उसको भी एक बार देख लेंगे। अहम को मजबूत बनाने की प्रक्रिया, यानी कि इसको, ईगो को मजबूत बनाने की जो प्रक्रिया होती है, रक्षात्मक प्रक्रम क्या कहलाती है, रक्षात्मक प्रक्रम, इंग्लिश में बोलेंगे डिफेंसिव मैकेनिज्म कहलाती है। ठीक है, अहम को मजबूत बनाने की जो प्रक्रिया है वो रक्षात्मक प्रक्रम, डिफेंसिव मैकेनिज्म कहलाती है। क्लियर है, तो ये आपका सेकंड वाला चल रहा था सिद्धांत, उसी के अंदर ये सब था। ठीक है, थोड़ा सा और बचा है, ये सेकंड वाला थोड़ा लंबा है। अब ये लिखा है, रक्षात्मक प्रक्रम निम्नलिखित विधियों द्वारा अपनाया जाता है। अब रक्षात्मक प्रक्रम तो हमने अपना लिया, लेकिन वो कैसे अपनाया जाता है, उसके बारे में जो विधियां हैं वो भी हम ध्यान से पढ़ेंगे, और ये विधियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझाने का काम मेरा है। देखिए, पहली इसकी विधि है रक्षात्मक प्रक्रम को अपनाने की, दमन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेशन। ठीक है, रिप्रेशन, चिंता को पूरी तरह से भूलने का प्रयास। यदि हमें किसी प्रकार की चिंता है तो हम उसको पूरी तरह से भूलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, सेकंड आता है आपका प्रतिगमन, यानी कि रिग्रेशन। ये क्या होता है, चिंता की मूल स्थिति से एक कदम पीछे हट जाना। जिस वजह से आपको चिंता हो रही है उससे एक कदम पीछे हट जाओ। ठीक है, तो आपकी चिंता क्या होगी, दूर हो जाएगी। इसी प्रकार आपका आ जाता है थर्ड नंबर पे विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। विस्थापित कर दिया किसी चीज़ को, डिस्प्लेस कर दिया, आप समझते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है वैसे ही बिल्कुल। चिंता की मूल स्थिति से अपना ध्यान हटाकर कहीं और लगाना, बिल्कुल बात है, सही बात है। स्थापित कर लिया, विस्थापित, अपना ध्यान चिंता की जो स्थिति उससे हटा लिया और कहीं और लगा लिया। जैसे कि एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि छोटे भाई को पीट देना, की जगह को कर लेंगे इसको, छोटे भाई को पीट देना। आपको किसी वजह से चिंता हो रही है तो आप क्या करेंगे, या आपकी कहीं कोई गलती हो गई है तो आप छोटे भाई को पीट देंगे। ठीक है, उसके ऊपर गुस्सा उतार देंगे। ठीक है, विस्थापन हो गया। नंबर 4 पे आ जाएगा आपका तार्कीकरण, यानी कि रैशनलाइजेशन। तार्कीकरण जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, तर्क वितर्क के द्वारा चिंता को दूर करने का प्रयास करना। कोई भी चिंता है किसी समस्या की तो उसका तर्क वितर्क करो और उसको समस्या को दूर करना, समस्या को दूर करके चिंता दूर करना। और नंबर लास्ट पे है प्रक्षेपण, यानी कि प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब समझते हैं फ्रेंड्स, फेंकना किसी चीज़ को। ठीक है, किसी तरह से फेंकना। तो देखो वही इसका मतलब है, चिंता के कारणों को किसी और पर थोपना या जिम्मेदार ठहराना। मान लीजिए आपने दूध गिरा दिया, ठीक है, घर में आपने दूध गिरा दिया, तो उस जो आपने दूध गिराया अपनी उस गलती को किसी और के ऊपर थोप देना। ठीक है, कि आपकी वजह से गिराया दूध, ये तो ऐसे बोल देना किसी के लिए भी, घर में किसी और मेंबर को बोल देना कि ये दूध तो आपकी वजह से गिरा है। मतलब अपनी जो चिंता का कारण है किसी और के ऊपर थोप दिया या किसी और को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और क्लियर हो गया है आपको
और मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है तो एक बार यस कर देंगे, मुझे भी कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मेरी आवाज़ भी आ रही है और आपको जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है। एक बार यस लिख देंगे कमेंट में, फटाफट से यस लिख देंगे, फिर आगे चलते हैं। यस लिख देंगे फ्रेंड्स फटाफट। चलिए, इस तरह से आपके 2 सिद्धांत कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, पहला वाला व्यक्तित्व का ज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कि डायनेमिक थ्योरी, और सेकंड वाला हमने कौन सा पढ़ा है, व्यक्तित्व का कौन सा वाला सिद्धांत बताइए, कौन सा पढ़ा है? व्यक्तित्व का संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, और अब हम लास्ट वाला सिद्धांत पढ़ेंगे इसका, 3rd नंबर का, व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत यानी कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ये थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भी। चलिए देख लेते हैं इसको भी। फ्रॉयड के अनुसार व्यक्ति के अंदर या बच्चे के अंदर जन्म से ही यौन इच्छा होती है, जिसे फ्रॉयड ने लिबिडो कहा है। फ्रॉयड बता रहे हैं कि जो बच्चा होता है जन्म से ही उसके अंदर यौन इच्छा होती है। ठीक है, और जिसे फ्रॉयड ने लिबिडो कहा है, ये वर्ड याद रखना, लिबिडो पूछ लिया जाता है, लिबिडो किसे कहते हैं, यानी कि बच्चे के अंदर जो यौन इच्छा होती है उसको लिबिडो कहते हैं। अब आगे बताया गया कि जो बच्चा अपनी यौन इच्छा की पूर्ति है वो किस तरह से करता है, किस किस स्टेज में, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक अलग अलग तरीके से अपनी यौन इच्छा की पूर्ति करता है, जब से पैदा होता है और जब तक मरता है। ठीक है, सिंस बर्थ टू डेथ अपनी यौन इच्छा की पूर्ति करता है। इस तरह से बच्चे या व्यक्ति 5 अवस्थाओं से गुजरते हैं, 5 स्टेज से बच्चे और व्यक्ति गुजरते हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? सबसे पहली स्टेज आती है मुखावस्था। मुखावस्था नाम से पता चल रहा है, मुख वाली अवस्था। इसमें क्या होता है, ये होती है फ्रेंड्स, बच्चा जब 0 से लेके जन्म से लेके 2 वर्ष तक का बच्चा होता है तो उसके अंदर ये अवस्था पाई जाती है। तो क्या होता है इसमें, इस अवस्था में बच्चे के यौन इच्छा का प्रमुख केंद्र मुख होता है। बच्चा क्या करता है, अपनी यौन इच्छा की पूर्ति कैसे करता है, अपने मुख से। कोई भी चीज़ होगी, बच्चा आपने क्या करेगा, मुंह में उठा के दे लेगा उसको। आपने देखा उसको पेन दे दो आप, मुंह में डाल लेगा। ठीक है, कोई खिलौना दे दो उसको, मुंह में डाल लेगा, हाथ को मुंह में डाल लेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ अपने मुंह में डाल लेता है बच्चा जो उसे मिलती है। तो अपनी यौन इच्छा की पूर्ति कैसे करता है, वो अपने मुख में डाल लेता है बच्चा। ठीक है, इसे बोलते हैं मुखावस्था। चलिए नेक्स्ट हो जाती है आपकी गुदावस्था। ठीक है, जो गुदावस्था होती है वो 2 से लेके 3 वर्ष तक होती है। ठीक है, इसी को टॉयलेट स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉयलेट स्टेज। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इस अवस्था में, ये कच्चे लिखा गया है, इसको बच्चे लिख लेंगे फ्रेंड्स, टाइपिंग में हो जाता है। बच्चे का प्रमुख केंद्र गुदा होता है। ठीक है, जो पोटी का रास्ता होता है उसे कहा गया है। तो बच्चे का प्रमुख केंद्र गुदा होता है। बच्चे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया के दौरान यौन इच्छा की पूर्ति करते हैं। ठीक है, जब मल त्याग करते हैं, जब बच्चे पोटी करते हैं, तो उसी क्रिया के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को निकालना, यानी उसी क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, अपनी यौन इच्छा की पूर्ति कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाती है आपकी 3rd वाली स्टेज। 3rd स्टेज को बोलते हैं फ्रेंड्स शैशवा अवस्था या फिर लिंगी अवस्था, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं फैलिक स्टेज। शैशवा अवस्था, लिंगी अवस्था या फैलिक स्टेज। इस अवस्था में बच्चे का प्रमुख केंद्र लिंग होता है। ठीक है, इस अवस्था में, शैशवावस्था में क्या होता है, लिंग होता है। और इसकी जो एज है, शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, लिख देता हूँ, ये होती है 3 से लेके 6 वर्ष। आप लिख लेंगे ब्रैकेट में। इस अवस्था में जो बच्चे की एज होती है 3 से लेके 6 वर्ष होती है, और इस अवस्था में बच्चे का प्रमुख केंद्र लिंग होता है। अर्थात बच्चे के अंदर लड़के या लड़की की मानसिकता इसी अवस्था में आती है कि वो लड़का है या लड़की है। बच्चे को ये वाली बात पता चल जाती है इस अवस्था में, फैलिक स्टेज में, 3 से लेके 6 वर्ष में। लड़के व लड़की में अलग अलग प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग गुण पाए जाते हैं, उनकी अलग अलग एक्टिविटी पाई जाती है। ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अभी ये पॉइंट लिखा है मैं हाईलाइट करूँगा इसको। ये क्या लिखा है, लड़के में मातृ प्रेम, लड़का अपनी माता को प्रेम करता है, और लड़की में पितृ प्रेम, लड़की अपने पिता को प्रेम करती है। तो जो लड़के अपनी माता को प्रेम करते हैं उसे बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स।
ठीक है। लड़के अपनी माता को प्रेम करते हैं, उसे बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ये वर्ड पूछा जाता है, ठीक है। और लड़की अपने पिता को प्रेम करती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप ध्यान रखेंगे, स्टार लगा लेंगे यहाँ। क्लियर है। चलिए अब आ जाती है नंबर 4th स्टेज। अब ये क्या होती है नंबर 4th स्टेज, इसको भी देखेंगे फ्रेंड्स। इसे बोलते हैं सुप्तावस्था या अव्यक्त अवस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होती है। तो सुप्तावस्था इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि सारी इच्छाएं क्या हो जाती हैं, सो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं, इसलिए इसको सुप्तावस्था कहा गया है। तो इस अवस्था में बच्चे की इच्छा पूरी तरह से शांत हो जाती है। किसमें, सुप्तावस्था में या अव्यक्त अवस्था में, 6 से 12 वर्ष की एज में, इसलिए इसका नाम सुप्तावस्था रखा गया है। क्लियर है। चलिए अब आ जाती है आपकी नंबर 5। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उनमें थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिए। तो इसको नंबर 5 को बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय अवस्था, ये जय लिखा गया, ज्ञानेंद्रिय अवस्था है, या इंग्लिश में जेनिटल एज इसको बोलते हैं, यानी कि 12 वर्ष से आगे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 12 से 20 साल की एज के बीच, ठीक है। तो क्या होता है इस अवस्था में, इस अवस्था में बच्चे शारीरिक रूप से परिपक्व होने लगते हैं, जो शरीर होता है उनका मैच्योर होने लगता है। बच्चे शारीरिक संबंध द्वारा यौन इच्छा की पूर्ति करने के योग्य हो जाते हैं। तो जो फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, शारीरिक संबंध बच्चे, उससे जो अपनी यौन इच्छा की पूर्ति करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। किस एज में, ज्ञानेंद्रिय एज में, यानी कि जेनिटल स्टेज में, 12 वर्ष से आगे, या फिर ये कह सकते हो 12 से 20 वर्ष के अंदर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आई थिंक यहीं तक था सेशन। कुछ क्वेश्चन है उनको भी देख लेंगे, 2-3 क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉयड की विकास अवस्था के अकॉर्डिंग प्रारंभिक विद्यालय आयु स्टेज क्या है। तो विद्यालय स्टेज क्या होती है, 6 वर्ष का बच्चा होता है जब तो विद्यालय जाता है, यानी कि 6 से 12 वाली अवस्था कौन सी थी, सुप्त अवस्था, ठीक है। सुप्त अवस्था यानी कि अव्यक्त अवस्था भी इसका नाम है, ठीक है। सुप्त अवस्था या अव्यक्त अवस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष है, यही विद्यालय जाने की भी एज है। तो फ्रायड ने इसको सुप्त अवस्था या अव्यक्त अवस्था कहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉयड के अनुसार व्यक्तित्व का लैंगिक चरण कौन सा है, ठीक है। 3 से 6 वर्ष, 3 से लैंगिक चरण बताया था ना, किसमें बताया गया लैंगिक चरण के बारे में, 3 से 6 वर्ष की उम्र में, ठीक है, यानी कि शैशवावस्था में, ठीक है। 3 से 6 वर्ष शैशवावस्था में बताया था ना हमने। तो ये हो जाता है आपका 3 से 6 वर्ष की उम्र में व्यक्तित्व का लैंगिक चरण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स बहुत ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को, मैं आपको समझाऊंगा। 12 वर्ष का विद्यार्थी भाषाई विकास के बाद भी जब छोटे बालक के समान व्यवहार करे और तोतली बोली में बोले, तो यह किस रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है। फ्रेंड्स याद है ना, 5 रक्षात्मक युक्ति मैंने आपको पढ़ाई है आज, तो ये कौन सी वाली है। अब मैंने आपको एक पढ़ाया था प्रतिगमन, यानी कि रिग्रेशन, अभी आपको दिखाऊंगा भी मैं उसको। उसमें क्या करता है, चिंता के जो कारण है उससे एक कदम पीछे हट जाना। तो ये क्या कर रहा है, छोटे बालक के समान व्यवहार कर रहा है, मतलब छोटा बालक की स्टेज कौन सी होती है, उससे पहले होती है, तो एक कदम पीछे हट गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिगमन, इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये प्रतिगमन क्या था। फ्रेंड्स देखिए, ये लिखा प्रतिगमन यानी कि रिग्रेशन, चिंता की मूल स्थिति से एक कदम पीछे हट जाना, थोड़ा सा पीछे हट जाना। ऐसे ही वो बच्चा वो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक बच्चा 12 साल की एज का है और वो तोतला बोलने लगता है छोटे बच्चे की तरह, यानी कि एक स्टेज पीछे हट जाता है, तो इसे बोलेंगे प्रतिगमन यानी कि रिग्रेशन, ठीक है। चलिए देखो, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए लिखा भी है कि चिंता से पीछे हट गया, बच्चे की तरह व्यवहार किया, ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। जो रक्षात्मक युक्ति हमने 5 पढ़ी हैं, उसमें से सेकंड वाला जो प्रतिगमन है उसके बारे में बताया गया है।
फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हो रहा है, उसे भी देख लेते हैं। किसी भी तनाव की परिस्थिति में सुरक्षा प्रणाली के द्वारा निपटने के प्रयास को होना चाहिए। कोई भी आपको तनाव है माइंड में और जो सुरक्षा प्रणाली के द्वारा निपटने के प्रयास को कैसा होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा चेतन या फिर अचेतन। अर्धचेतन नहीं होना चाहिए। 3 पढ़े ना आपने, या तो चेतन होना चाहिए, कॉन्शियस माइंड होना चाहिए, या फिर बिल्कुल अनकॉन्शियस होना चाहिए तनाव की परिस्थिति से निपटने के लिए। तो जब तनाव की परिस्थिति से निपटना होता है तो अनकॉन्शियस हो गया, बिल्कुल भूल गया पूरी तरह से, यानी कि अचेतन। और कैसे निपटा जा सकता है, बिल्कुल चेतन है, एक्टिव है। तो एक्टिव रहेगा तो क्या करेगा, तार्कीकरण के द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा उसकी समस्या का समाधान करेगा और चिंता से, तनाव से मुक्त हो जाएगा। तो ये तो चेतन होना चाहिए या फिर अचेतन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की क्लास, और उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, 25 मिनट्स की क्लास है, आप बोर भी इसमें नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप इनको भी क्या करेंगे, इनको फॉलो कर लेंगे इन पे हमें भी। ठीक है, बाकी वो और आपका कोई सजेशन या सुझाव है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो के लास्ट में। और मिलते हैं फिर कल एक नई क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।